वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम और ये मेरा उसका वीडियो नंबर 8 है और हम कंटिन्यूअस में हैं ली चार्टेलियर प्रिंसिपल के। और ली चार्टेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद उन फैक्टर्स में जो इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं उनमें चेंज करने पर इक्विलिब्रियम आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो जो तीन फैक्टर है वो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए हैं, वीडियो नंबर 7 में। आज हम रिमेनिंग फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? ली चार्टेलियर प्रिंसिपल ही है बच्चों, हम उसी के अंदर चल रहे हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक? ली चार्टेलियर प्रिंसिपल और हम उसी के अंदर हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चौथा फैक्टर। चौथा फैक्टर हमारे पास क्या है? एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन एसेट्रा। ये हम किस में ऐड करें? इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद यदि इक्विलिब्रियम के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस है और आपने उस इक्विलिब्रियम जिस कंटेनर में स्टेबलाइज हुआ है उस कंटेनर में आपने बाहर से क्या ऐड कर दी है? इनर्ट गैसेस ऐड कर दी है, तो क्या उस इक्विलिब्रियम में कोई चेंजेस होगा या नहीं होगा? या होगा तो वो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शंस को फेवर करेगा? ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस में दो अलग अलग टॉपिक है। फर्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस 8 कांस्टेंट वॉल्यूम और सेकंड हम पढ़ने वाले हैं बी 8 कांस्टेंट प्रेशर। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ए 8 कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम यानी एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस इज 8 कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहले हम समझते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम का कंसेप्ट कैसे अप्लाई होगा। मान लो ये कंटेनर है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, समझना बच्चों। और इस पूरे का यहां से लेके जो यहां वॉल्यूम है मान लेता हूं 1 लीटर है और हम क्या पढ़ रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हमें ये वॉल्यूम चेंज नहीं करना है और मान लेते हैं कि ये इक्वेशन है A प्लस बी और आपस में रिएक्शंस करके क्या बना रहे हैं? C या D, 2 मान लेता हूं, इधर C बन रहा है। ये सारे गैसियस है और ये इक्विलिब्रियम है। मान लो कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया तो इसके अंदर कौन कौन है? ये वाली इक्वेशन है 2AB है, BB है और CB है और सब क्या है? गैसियस है। और सब के सब क्या लगा रहे हैं? अंदर प्रेशर लगा रहे हैं, जो भी प्रेशर्स लगा रहे हैं और इनके बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। मान लो कि अब हमने इसके अंदर क्या मिलाया? इनर्ट गैस मिला दी। इनर्ट गैस मिला दी है। तो अब मैं क्या काम करता हूं? 2 डॉट से अलग अलग शो करता हूं। जो रेड डॉट है वो शो करेंगे हमारे इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स को। इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स का मतलब कौन? इनको शो कर रहे हैं। ये रेड डॉट इनको शो कर रहे हैं और जो ब्लैक डॉट में लगा रहा हूं वो इनर्ट गैसेस को शो करेंगे। अब मैंने ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसा है नहीं, आप कहीं पर भी लगा दें ब्लैक डॉट और रेड डॉट भी कहीं पर भी लगा दें। ध्यान क्या रखना है? हमने वॉल्यूम को चेंज नहीं करना है। मैं चाहूं तो बहुत सारे क्या लगा सकता हूं? रेड डॉट भी। समझना कंसेप्ट क्या है। अब मान लो कि इनर्ट गैस ऐड करने से पहले ये जो रेड जो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं ये किनको शो कर रहे हैं? हमारे इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स को शो कर रहे हैं। और इनर्ट गैस मिलाने के बाद भी यही कंडीशंस है, यानी इनर्ट गैस मिलाओ चाहे नहीं मिलाओ, क्या चेंज नहीं हुआ? नंबर ऑफ particles of reactant and product in unit volume। समझना, चेक करना। यूनिट वॉल्यूम का मतलब है कि 1 लीटर में, अभी भी मान लो इसे 2 लीटर मान लेता हूं, 2 लीटर, ताकि मैं अगला प्रेशर का आपको समझा सकूंगा। 2 लीटर है,
2 लीटर में हमने वॉल्यूम तो चेंज किया नहीं, तो वॉल्यूम उतना का उतना है, चाहे कितनी भी इनर्ट गैस डाल दो। यदि 2 लीटर में 100 पार्टिकल है तो 1 लीटर में 50 पार्टिकल्स होंगे, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, इन यूनिट वॉल्यूम वो कैसे हैं, रिमेन सेम है, कांस्टेंट है, रिमेन कांस्टेंट। देयरफॉर अब यदि चेंज ही नहीं हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही चेंज नहीं हुए, इक्विलिब्रियम में इनर्ट गैस डाल दी, तो अभी भी इक्विलिब्रियम वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होते तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता। लेकिन इनर्ट गैस मिलाने के बाद और मिलाने के पहले यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स चेंज नहीं हुए हैं, यानी क्या है, ये कांस्टेंट है। तो क्या होगा, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी इनर्ट गैस मिला दें, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। ये तो हुआ हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई भी इनर्ट गैस मिला दें इक्विलिब्रियम में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। चाहे आप कुछ भी मिला दें, इनर्ट गैसेस, इनर्ट का मतलब है कि वो गैस जो इनमें से ए बी सी किसी से भी रिएक्शंस नहीं करनी चाहिए। खत्म हुआ बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम का। अब मैं इसको रिमूव करूंगा, कांस्टेंट प्रेशर्स पे आऊंगा, वहां आपको एक कंसेप्ट और समझ में आ जाएगा। तो मैं इस पोर्शंस को रिमूव करता हूं, सिर्फ रिएक्शंस यही ले लेता हूं। रिएक्शंस में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं। चेंजेस क्या करूंगा अब, यहां बच्चों अब देखें कि इनर गैसेस में हमें क्या काम करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह अब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। पहले हमें यह समझना होगा क्या है कांस्टेंट प्रेशर। तो मान लो कि ये पहली कंडीशंस कि हमने इनर्ट गैस नहीं मिलाई, इनर्ट गैस का एडिशंस नहीं किया, तो अंदर का जो प्रेशर है, नो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हमने ऐड नहीं करी है। मान लो अंदर का जो प्रेशर है वो 2 पास्कल है, मान लेता हूं। अब हमने इसमें इनर्ट गैस डाल दी है, वॉल्यूम अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम अभी भी कितना ही है, 2 का 2 लीटर ही है, और हमने इसमें अंदर क्या ऐड कर दी, इनर्ट गैस। सेकेंड कंडीशंस, आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब बच्चों समझना, जो ही इसमें, अच्छा पहली कंडीशंस में एडिशंस नहीं किया, तो जो भी ये प्रेशर लग रहा है वो किसका लग रहा है, रिएक्टेंट का लग रहा है और प्रोडक्ट का लग रहा है, उन दोनों का मिला के ये प्रेशर्स लग रहा है। जो भी प्रेशर्स 2P मैंने लिखा, 2 पास्कल, जो ही हमने इसमें इनर्ट गैस मिला दी, अंदर कौन आ गए, अब इनर्ट गैसेस के पार्टिकल्स भी आ गए हैं, तो रिएक्टेंट का भी प्रेशर्स लग रहा है, प्रोडक्ट का भी लग रहा है और इनर्ट गैस का भी लग रहा है, तीनों का प्रेशर लग रहा है। मान लेता हूं कि प्रेशर जो है वो 1 बढ़ गया, 3 पास्कल हो गया। ये 1 जो प्रेशर बढ़ा है वो किसने बढ़ाया है, इनर्ट गैसेस ने बढ़ाया है। अब कंडीशंस क्या होगी, अब हमारी कंडीशंस क्या है, ये है कांस्टेंट प्रेशर। हमें तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, जबकि यहां तो प्रेशर बढ़ गया है इनर्ट गैस मिलाते ही। तो बताएं, मैं इस प्रेशर्स को जो 2P से 2 पास्कल से 3 पास्कल हो गया है, मैं चाहूं कि यहां प्रेशर 2 पास्कल ही होना चाहिए, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो मेरे पास एक ही तरीका है, मैं इस पिस्टन को ऊपर ले जाऊं और इसको यहां तक ले आऊं। ये पिस्टन जो ही यहां तक आएगा, अब ये जो पार्टिकल्स है ये ऊपर भी मूव करेंगे। इसका मतलब इन पार्टिकल्स के लिए जो अवेलेबल स्पेस है वो पहले से ज्यादा हो गया है। तो क्या काम होगा, थर्ड क्या लिखूं, टू मेंटेन, टू रेड्यूस द प्रेशर। क्या काम, क्यों रेड्यूस कर रहे हैं, ताकि जो प्रेशर है वो 3 पास्कल की जगह 2 पास्कल हो जाए। वी इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और यही हो गया कंसेप्ट, हमने कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ा दिया, और वॉल्यूम बढ़ाते ही क्या हुआ, इन पार्टिकल्स की जब डिस्टेंस थोड़ी दूर दूर हो जाएगी, और मान लो हमने कितना वॉल्यूम कर दिया, 3 लीटर कर दिया बढ़ा के। पहले कितना था, 2 लीटर था, ऐसे लिख देता हूं, 2 लीटर से हमने कितना कर दिया, 3 लीटर कर दिया।
मान लेते हैं कि पहले 2 लीटर में केवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनकी बात कर रहा हूं 100 पार्टिकल्स थे। मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। इनर्ट गैस से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब 3 लीटर करते क्या हुआ कि 2 लीटर में 100 है तो 1 लीटर में कितने हो गए? 50 पार्टिकल्स पर लीटर। जो ही वॉल्यूम मुझे बढ़ाना पड़ा। क्यों बढ़ाया वॉल्यूम? ताकि प्रेशर कांस्टेंट हो जाए। तो अब 3 लीटर में कितने हैं? 100 है तो 1 लीटर में कितने हुए? 33.3 पार्टिकल्स पर लीटर। क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे। जो ही हम क्या काम करेंगे? ये काम करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए हैं। ये तो गड़बड़ हो गया। इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आपने इनर्ट गैस मिलाई अंदर, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए आपने वॉल्यूम को बढ़ाया। जो ही आप वॉल्यूम को एक्सपांड करेंगे, पिस्टन को ऊपर लेके जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम कम नहीं होने चाहिए। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम बढ़ाएगा। और बढ़ाने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में गैसियस पार्टिकल्स ज्यादा बन रहे हैं, ताकि जो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हुए हैं उन्हें काउंटर बैलेंस किया जा सके। तो क्या होगा यहाँ पर? 4th नंबर कहाँ लिखें बच्चों? 4th नंबर यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ इस वाले पोर्शंस पे इसको हटा देता हूँ। रिएक्शंस ये है हमारे पास। टॉपिक ध्यान रखना हमारा कांस्टेंट प्रेशर्स का है, तो टॉपिक तो वापस लिख देता हूँ मैं। कांस्टेंट TANT कांस्टेंट प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। 4th नंबर क्या होगा? 4th नंबर क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट in direction in which number of gaseous क्योंकि प्रेशर तो उन्हीं से बढ़ेगा, gaseous particles is increase और is more। ये काम की लाइन है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स इज मोर। तो हम क्या चेक करें इस इक्विलिब्रियम में? यहाँ कितने पार्टिकल्स थे? 3 पार्टिकल्स है। यहाँ कितने हैं? डी भी लिख देता हूँ, यहाँ 2 पार्टिकल्स है। डी यहाँ लिखा था क्या मैंने? ओहो डी नहीं लिखा था, तो डी हटा देते हैं बच्चों। यहाँ एक ही पार्टिकल्स है तो होगा क्या? अब करना क्या है? इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाने हैं क्योंकि अभी कम हो गए। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कब बढ़ेंगे? उस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाए जहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी इस तरफ। तो रिएक्शंस क्या होगी? मोर। तो क्या होगा? रिएक्शंस कहां शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शंस में, यानी बैकवर्ड डायरेक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा। ये जो आंसर्स है वो इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग है। इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शंस के। तो क्या हुआ? एडिशन ऑफ गैस का इफेक्ट कहाँ नहीं लगता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कुछ नहीं होता है, कुछ भी मिला दो, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे आपको एडिशन गैस मिलाने पर वॉल्यूम को एक्सपांड करना पड़ता है ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे। अब इसका एक एग्जांपल भी है। एग्जांपल बच्चों यहाँ इस डायग्राम को रिमूव करके आपको बता रहा हूँ। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है SO2 गैस का प्रिपरेशन, SO3 का। जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओ तो बनती है 2 मॉलिक्यूल सल्फर ट्राइऑक्साइड के। यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है। और यहाँ क्या लगा दूँ मैं कंसेप्ट? एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेज 8, यहाँ लिखा हुआ आएगा कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो हमेशा ये कंसेप्ट लगेगा। इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां गैसियस मोल ज्यादा हो। तो ये याद रखना। तो शिफ्ट किधर होगा? जहां प्रेशर्स बढ़ जाए।
इक्विलिब्रियम को आपको वहां लेके चला जाना है जहां प्रेशर ज़्यादा हो। तो यहाँ तो कितने पार्टिकल्स है गैसियस के 2 मोल है, यहाँ 3 मोल है, तो क्या होगा बैकवर्ड रेट ज़्यादा होगा फॉरवर्ड से। अब हम चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाह सकते इस रिएक्शंस में, तो कुछ नहीं होगा, यही होगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट कम होगा। कब हो जाएगा ये, जब हम ये काम करेंगे। तो ये बच्चों इसकी एक एप्लीकेशंस हो गई है, या ये किसका, आपने यहां ली चार्टेलियर का प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया है एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेज एट कांस्टेंट प्रेशर्स पर। अब हमारे पास एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेज एंड हो गई है। लास्ट हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम में अप्लाई होता है वो है एडिशन ऑफ या प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों, इस सारे पोर्शंस को मैं। तो अगला है प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। यदि कोई इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस कैटेलिस्ट की एब्सेंस में होती है और वही इक्विलिब्रियम कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हो जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अगला 5th नंबर है, 4th नंबर है, 5th नंबर क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। पहले इसको समझते हैं ये है क्या टॉपिक। मान लो कि N2 और 3H2 ये दोनों रिएक्शंस करते हैं और अमोनिया के 2 मोल का फॉर्मेशन करते हैं। ये रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में बहुत यूज आती है बच्चों, एक ईयर एक PCl5 की। अमोनिया के 2 मोल बने, इसका जो है डेल एच कैसा है, नेगेटिव, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या है हम लोग, हेबर प्रोसेस। कब कहते हैं, जब हम कैटेलिस्ट यूज लेंगे। ये जो है ये सिंपल रिएक्शन है, यहाँ कैटेलिस्ट नहीं है तो इसका नाम हेबर प्रोसेस नहीं है। अब अगली रिएक्शंस में यही रिएक्शन हम जी दोबारा कराए और यहाँ किसका यूज ले ले, Fe का। Fe यहाँ क्या है, कैटेलिस्ट है। इसके साथ मोल्बिडेनम भी होता है, वो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। Fe क्या है यहाँ पर, कैटेलिस्ट है। क्या बनी, अमोनिया। इसका भी डेल एच कैसा है, नेगेटिव है। इसका भी मान लो Kc, मान लेता हूँ X है, तो इसका Kc क्या होगा, इसका भी X ही होगा। Kc में कोई चेंजेस नहीं आता है, कैटेलिस्ट लो चाहे नहीं लो, चेंजेस कहाँ आता है। अब हम समझते हैं इसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कैटेलिस्ट हैज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। अरे सर चेंज करता ही नहीं है तो क्या होता है, यानी इक्विलिब्रियम में कोई चेंजेस नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि कैटेलिस्ट लेते हो, चाहे मान लो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया और आपने उसके बाद Fe रख दिया, तो क्या होगा, RF बराबर RB, रेट चेंज नहीं होती। रेट वो की वो रहती है जो पहले थी, मतलब दोनों इक्वल रहती है। अब अगला, तो फिर कैटेलिस्ट करता क्या है, कैटेलिस्ट दोनों रिएक्शंस के, मान लो कि हमने इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो, रिएक्शन हम स्टार्ट करा रहे हैं और हमने इक्विलिब्रियम यूज ले लिया, हमने कैटेलिस्ट यूज ले लिया है, तो कैटेलिस्ट क्या काम करेगा, रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, होने वाली है या हुई है, और हमने किसका यूज लिया है, कैटेलिस्ट का यूज लिया है। तो ये कैटेलिस्ट क्या काम करेगा, कैटेलिस्ट दोनों रिएक्शंस को, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस के रेट को इक्वल मैग्नीट्यूड में इंक्रीज कर देता है। यानी जितना रेट वो फॉरवर्ड का बढ़ा रहा है उतना ही रेट वो बैकवर्ड का भी इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है, दोनों रिएक्शंस के रेट इक्वल इंक्रीज होते हैं। इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Kc में कोई चेंजेस नहीं आता। बस फायदा क्या होता है कि जो रिएक्शन धीरे धीरे हो रही थी, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो रहा था, अब वो रिएक्शन फास्ट हो गई है, तो फास्ट होने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेबलाइज हो जाता है। तो अगला पॉइंट क्या लिखें, इक्विलिब्रियम कैटेलिस्ट इंक्रीज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। कैटेलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ, यहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन सेम
मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करता है, तो उससे होगा क्या, रेट बढ़ा देगा, तो इससे इक्विलिब्रियम जो है वो फास्ट अचीव हो जाता है। तो अगला पॉइंट क्या है 10, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड क्विकली, इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेबलाइज हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन, क्या करता है कैटेलिस्ट, जल्दी कैसे करवा देता है। वो कैटलिस्ट कहता है कि भाई इस रिएक्शंस को ऐसे नहीं करवाओ, ये दूसरा रास्ता बता देता है। कैटेलिस्ट उसी रिएक्शंस को कराने का एक अल्टरनेटिव पाथ बता देता है, और उस पाथ से यदि वो रिएक्शंस होती है तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट को जो एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यदि उसकी वैल्यू कम हो गई तो रिएक्टेंट को कम एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए ये रिएक्टेंट हो गए, बैकवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट हो गए, तो दोनों को वो एक अल्टरनेटिव पाथ बता देगा। उस पाथ से रिएक्शंस होने पर जो एनर्जी इसे चाहिए, जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिससे दोनों रिएक्शंस की स्पीड रेट इंक्रीज हो जाती है। तो क्या करता है कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट प्रोवाइड ए अल्टरनेटिव path in which the value of activation energy is less required। एक अल्टरनेटिव पाथ बता देता है, उस पाथ से यदि रिएक्शंस हो जाए तो उसको एनर्जी कम चाहिए, इसलिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस का रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या खत्म हुआ, प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट या इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। क्या काम करेगा कैटेलिस्ट, केसी की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, याद रखना। दूसरा, कैटेलिस्ट क्या काम करेगा, इक्विलिब्रियम फास्ट स्टेबलाइज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अच्छा दूसरा है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों रिएक्शंस के रेट को ये इक्वल मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करता है। खत्म हुआ बच्चों कैटेलिस्ट का इफेक्ट। अब हम कहाँ चलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। 3 कंसेप्ट है बच्चों फिजिकल इक्विलिब्रियम में, और तीनों काम के हैं, कंसेप्ट बढ़िया है तीनों में। फर्स्ट हमारे पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। दोनों की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट है। तो अगला हम कहां जाते हैं, अब फिजिकल इक्विलिब्रियम पे। क्या है, ली चार्टेलियर LE चार्टेलियर प्रिंसिपल किस पे लगने वाला है, ऑन फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेसेस। फर्स्ट हमारे पास है सॉल्युबिलिटी, किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड। इस पर इनका इफेक्ट क्या होता है हम समझते हैं। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम सॉलिड पर समझना पहले। यदि कोई सॉलिड किसी सॉल्वेंट में, लिक्विड है जो, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, डिसोल्व होता है, तो उसमें 2 तरह के प्रोसेस हैं। ये है सॉल्यूशन, ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन। जब सॉलिड सॉल्वेंट में, ये सॉलिड का मतलब ये सॉल्यूट है, जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व होता है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। और इसका उल्टा, डिसोल्व जो हो चुका है सॉल्यूट वापिस अलग हो जाता है तो हम उसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन।
अब बच्चों ये जो दोनों प्रोसेस है यदि इसकी रेट बढ़ जाती है तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और ये कम हो जाएगा तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिख दूं मैं, यदि फॉरवर्ड रेट ज़्यादा है इसका मतलब सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है। और यदि फॉरवर्ड रेट और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी बढ़ गई है। इसी का उल्टा मैं क्या कह दूं, यदि बैकवर्ड रेट कम हो जाता है, ऐसे सीधा यहां आ जाता हूं, तो हम कहेंगे सोल्यूबिलिटी कम हो गई है। ये तो हो गया हमारे पास कॉमन कंसेप्ट। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि सोल्यूबिलिटी कम हुई है या बढ़ गई है, यहां पीछे लिखा हुआ होगा डेल एच। ये कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम समझते हैं पहले डेल एच। मान लो ये प्रोसेस कैसा होता, नेगेटिव होता। हमने एक कहावत सुनी है, आग में घी डालना, आग में घी डालोगे तो आग और ज्यादा भड़क जाएगी। डेल एच का मत नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शंस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। समझना बच्चों, रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब जब रिएक्शंस हो रही है तब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जब रिएक्शंस हो रही है तब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और यदि हम इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, यदि हम भी टेम्परेचर को बढ़ा दें तो हमने क्या काम किया है, हमने आग में घी डालने वाला काम किया है। टेम्परेचर पहले ही इंक्रीज हो रहा था और हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया है, तो क्या होगा, यहां पर सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। अब हम इसको, ये तो कॉमन कंसेप्ट है, ये आग में घी डालने वाला काम है, ध्यान रखना। टेम्परेचर पहले से बढ़ रहा है, हमने और बढ़ा दिया तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। अब हम इसको अप्लाई करते हैं ला चार्टेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, यानी टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, पहले से बढ़ रहा था। अब हमने यदि टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ये टेम्परेचर को कम करेगा। यानी इस प्रोसेस को मैं ऐसे ले लूं कि डेल एच नेगेटिव है तो यहां लिख देता हूं ऐसे, इसे ए प्लस बी मान लेता हूं, और ये क्या बना हमारा, सी क्या है, सॉल्यूशन। और ये प्रोसेस कैसा है, डेल एच नेगेटिव है तो ये एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसका रिवर्स कैसा होगा, ई एन लिख देता हूं, ई एन का मतलब एंडोथर्मिक। हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, हम यदि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम उस बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करेगा। कम कैसे करेगा, वो जो टेम्परेचर बढ़ गया है उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब करने का मतलब कौन सी रिएक्शंस होगी, एंडोथर्मिक वाली होगी। एंडोथर्मिक का मतलब ये रिएक्शंस होगी। तो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा होगा फॉरवर्ड से, तो ये रिएक्शंस ज्यादा हो रही है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसका उल्टा आप समझ जाओगे कि हम टेम्परेचर को कम कर दें, हम टेम्परेचर्स को क्या कर दें, इफ वी टेम्परेचर, वी क्या करें, हम टेम्परेचर्स को कम करें, तो क्या होगा, हमने टेम्परेचर को कम किया तो ये टेम्परेचर्स को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कैसे, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये कौन सी रिएक्शंस करवाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शंस। तो फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा बैकवर्ड से, और सोल्यूबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो किसी भी सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी, सोलवेंट में डिसोल्यूशन, सोलवेंट का सोल्यूट का ज्यादा होगा या कम होगा, ये डिसाइड करता है ये डेल एच, ये डेल एच। तो यहां मैंने कौन सा एग्जांपल लिया, यहां मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल लिया। यदि मैं इसका रिवर्स एग्जांपल लेऊं तो वो एंडोथर्मिक का है। तो मैं यहां पर आपको एंडोथर्मिक में क्या होगा वो बच्चों मैं यहां मेंशन कर देता हूं। ये तो कॉमन टॉपिक था हमारे पास, आग में घी डालने वाला याद रखना। अब सेकंड क्या है, डेल एच कैसा हो, पॉजिटिव हो, यानी रिएक्शंस जो फॉरवर्ड प्रोसेस है उसका वो उसके अकॉर्डिंग। नेगेटिव का मतलब कैसी रिएक्शंस है, एंडोथर्मिक होगी। इसको बच्चों रिमूव करता हूं, यही रिएक्शंस वापस लिख देता हूं, ए प्लस बी क्या बन रहा है, सी।
ए क्या है, सॉल्यूट है, बी क्या है, सॉल्वेंट, सी क्या है, सॉल्यूशन है। और ये प्रोसेस कैसा है, ये एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है। तो इसका रिवर्स आप समझ जाओगे वो एक्सोथर्मिक होगा। अब हम यदि टेम्परेचर्स को क्या करें, मैं सीधा यहाँ जाता हूँ, तो हम टेम्परेचर्स को बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, टेम्परेचर को कम करेगा। टेम्परेचर कम कब होगा, जब वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर ले, यानी कौन सी रिएक्शंस होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का रेट ज़्यादा हो जाएगा। एंडो का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शंस ज़्यादा हो जाएगी बैकवर्ड से। इसका रिवर्स अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि यदि रिएक्शंस में हम क्या करें, टेम्परेचर्स कम कर दें तो ये टेम्परेचर को बढ़ाएगा। बढ़ाने के लिए कौन सी रिएक्शंस कराएगा, एक्सोथर्मिक, यानी बैकवर्ड का रेट ज़्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड से। तो ये है सॉल्युबिलिटी। हम कई बार कह देते हैं कि जनरली सॉल्युबिलिटी सॉलिड की इंक्रीज होती है, लेकिन सभी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होती टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। हम एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पास 3 एग्जाम्पल है यहाँ पर, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इस पोर्शंस को। 3 एग्जाम्पल में कौन कौन है हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास है CaCl2। CaCl2 को वाटर में जब डिसोल्व करते हैं तब क्या बनता है, Ca2+ और 2 हाइड्रोक्साइड आयन, ये सारे एक्वस हैं। CaCl2 है तो हाइड्रोक्साइड नहीं, Cl, 2Cl-। और ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है। यदि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है, और हम घी डालने का काम करें, पहले से टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज हो रही है, पहले से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और हम टेम्परेचर और बढ़ा दें तो ये काम तो नहीं होगा। तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं किसका लूँ, अब मैं धीरे धीरे बच्चों इनको साफ करता जाऊँगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इसका अपोजिट, और वो है अमोनियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट। इनमें से किसी को भी यदि आप वाटर में डिसोल्व करते हैं, दोनों में से कोई भी, तो इनका वाटर में डिसोसिएशन हो जाता है, पॉजिटिव, और ये Cl- नेगेटिव। और ये जो प्रोसेस है ये कैसा है बच्चों, इसका जो डेल H है वो है पॉजिटिव, यानी ये कैसा है, ये एंडोथर्मिक है। इसको एंडोथर्मिक का मतलब है कि इसे हीट चाहिए तो आप हीट देते जाएं, ये काम होता रहेगा। यानी एंडोथर्मिक का मतलब है कि इस प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी चाहिए। यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इसका मतलब आपने इनको वो एनर्जी दे रहे हैं जो इनको चाहिए, तो होगा क्या, सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहेगी। अब मैं इसको चाहूँ तो आपको ला चाटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समझा सकता हूँ। कैसे कि ये प्रोसेस जो है ये एंडोथर्मिक है, यानी ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक। हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, टेम्परेचर को कम करेगा। कम करने का मतलब वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके कौन सी रिएक्शंस होती है, एब्जॉर्ब करने पर एंडोथर्मिक। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती रहेगी, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है या जो इसका डिसोल्यूशंस है वो बढ़ता रहेगा। ये क्या खत्म हुई बच्चों हमारे पास, सॉल्युबिलिटी। तीसरा एग्जाम्पल जिसमें दोनों हो गया बच्चों, पॉजिटिव का भी हो गया, नेगेटिव का भी हो गया। तो सॉल्युबिलिटी खत्म हो गई सॉलिड की। अब आते हैं गैस की सॉल्युबिलिटी पर, क्या इफेक्ट होने वाला है टेम्परेचर का। तो बच्चों पहले बताएं, गैस और लिक्विड इन दोनों में से किसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है। सिंपल सा है, जिनकी स्पीड ज़्यादा है उनकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, गैस की सॉल्युबिलिटी। तो पहले हम ये समझते हैं कि जब गैस किस में चेंज होती है, गैस एक्वस में, यहाँ मान लेता हूँ कोई लिक्विड मान लेता हूँ, यहाँ लिक्विड है, इस गैस को हमने इस लिक्विड में डिसोल्व किया तो क्या होगा, गैस एक्वस हो जाएगी। और हमें मालूम है कि ये जो गैस है इसकी जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी वो ज़्यादा है। जो ही गैस इस लिक्विड के कांटेक्ट में आती है, जो ही गैस इस लिक्विड के कांटेक्ट में आएगी, ये गैस भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। मैं अभी एग्जांपल दूंगा। तो ये गैस क्या हुआ हमारे पास, या ये गैस एक्वस हो गई। तो ये जो प्रोसेस है ये है एक्सोथर्मिक।
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, क्योंकि इस गैस की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, लेकिन जो ही ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगी इसकी एनर्जी कम हो गई। तो कम कैसे हुई, कहाँ गई, रिलीज हो गई, सराउंडिंग को रिलीज हो गई। तो इसका डेल एच कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बस यही इसमें कंसेप्ट है, नेगेटिव वाला कंसेप्ट लगा दो, ये वाला। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो कैसे होगा, तो ये प्रोसेस कैसा हुआ इसका, ये हुआ इसका एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट पहले से रिलीज हो रही है इस प्रोसेस की। और यदि आप यहाँ आग में घी डालने वाला काम करोगे तो इस प्रोसेस की रेट कम हो जाएगी। तो क्या करें हम, यहाँ क्या लिखूं, टेम्परेचर बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को कम करेगा। कम करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शंस होगी, एंडोथर्मिक में होगी। तो कौन सी होगी हमारे पास, फॉरवर्ड रिएक्शंस के कंपैरिजन में बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट ज़्यादा होगा, यानी ये ज़्यादा होगा। यानी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। सिंपल सा, हमें मालूम है यदि किसी पानी में पहले से कोई गैस घुली भी है, हम उस पानी को गर्म कर दें तो वो गैस बाहर चली जाती है, एस्केप हो जाती है सराउंडिंग में। ये हमारे पास क्या खत्म हुआ, गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। अब बच्चों जो कंसेप्ट आ रहा है वो बड़े काम के हैं, दो सिंपल से कंसेप्ट है। अब इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों में। पहला है, दो इक्विलिब्रियम में मैं कंसेप्ट लगाने वाला हूं। पहला हमारे पास है आइस वाटर में इक्विलिब्रियम, आइस और वाटर में। तो यहां लिखते हैं, मान लो आइस वाटर इक्विलिब्रियम। इस पे कैसे लगेगा, ये H2O है और ये सॉलिड है, और ये H2O है, ये लिक्विड है। पहली चीज, यानी ये आइस है और ये वाटर है। हमें मालूम है बच्चों, आइस एक अकेला ऐसा सॉलिड है जिसका वॉल्यूम अपने ही लिक्विड से ज्यादा है। यानी आइस का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा है, इसीलिए इसकी जो डेंसिटी है वो कम है, इसीलिए पानी के ऊपर ये फ्लोट करता है। और वाटर का जो वॉल्यूम है वो कम है। ये काम का कंसेप्ट है, और यही कंसेप्ट यहाँ केवल वाटर और आइस वाले इक्विलिब्रियम में कंसेप्ट में यूज आने वाला है। अब क्या है, मैं यहाँ समझाता हूँ दो फैक्टर। फर्स्ट, ये इक्विलिब्रियम मान लो स्टेबलाइज हो गया। अब मैं यहाँ पहला क्या चेंजेस करता हूँ, चेंज इन प्रेशर में चेंज करें। और मैं क्या बताने वाला हूं, इंक्रीज इन प्रेशर, ये कर दें हम लोग तो क्या होने वाला है, अब समझें इसको। इन प्रेशर में जो ही आपने इंक्रीज किया, इसको मैं ऐसे समझा देता हूं कि मान लो ये कंटेनर है और यहां पर आइस है, ये फ्लोट कर रहा है, ये आइस है, और ये बाकी जो है ये लिक्विड है। ये H2O है लिक्विड, और ये कौन है, H2O है सॉलिड। और यहाँ क्या लगा हुआ है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा हुआ है। ऐसे मानो कुछ, तब ये समझ में आ जाएगा। और आप इस पिस्टन को यहाँ से थोड़ा नीचे ले आए, आप यहाँ ले आए, इतना नीचे ले आए, तो आपने क्या काम किया, वॉल्यूम कम कर दिया तो प्रेशर बढ़ गया, या प्रेशर बढ़ गया तो क्या हुआ, साथ में वॉल्यूम कम हो गया है। ये काम का कंसेप्ट है। तो क्या क्या आपने प्रेशर्स को बढ़ा दिया, या मैं क्या लिख दूं, वॉल्यूम को कम कर दिया है। अब समझना बच्चों, यदि आपने वॉल्यूम को कम कर दिया है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस तरफ शिफ्ट होने से वॉल्यूम बढ़ जाए। क्या कर सकता है, अब हमें मालूम है कि आइस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है और वाटर का वॉल्यूम कम है, तो होगा क्या, ये आइस जो है वो जल्दी जल्दी मेल्ट होगा। क्या होगा, आइस मेल्ट होगा। आइस मेल्ट होने से क्या होगा, ज्यादा वॉल्यूम कम वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। ज्यादा वॉल्यूम किसका है, आइस का, कम वॉल्यूम किसका बनेगा, वाटर का। तो ज्यादा वॉल्यूम वाला कम वॉल्यूम में चेंज होगा, तो होगा क्या, वॉल्यूम कम हो जाएगा। और हमें करना क्या है, वॉल्यूम को कम ही करना है। वापिस आए, देखो बच्चों, हमने प्रेशर्स को बढ़ाया तो प्रेशर्स बढ़ाते वॉल्यूम कम हो गया। इक्विलिब्रियम क्या ट्राई करेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। यहां लिखता हूं मैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन इन विच
वॉल्यूम इंक्रीज्ड, वॉल्यूम जहां बढ़ना चाहिए उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तब होगा क्या, ये जो H2O था कौन सा, सॉलिड वाला, ये मेल्ट होगा, जल्दी जल्दी से मेल्ट होगा, ये मेल्ट होगा। मेल्ट होने से क्या कि इसका वॉल्यूम तो ज्यादा है और जो बनेगा इसका वॉल्यूम कम होगा। तो जो बन रहा है उसका वॉल्यूम कम है, तो अपना आप क्या हुआ कि मान लो इसका 5 वॉल्यूम था और ये 4 वॉल्यूम बना रहा है, तो इसका एक वॉल्यूम क्या हो गया, इसने फ्री कर दिया है, एक वॉल्यूम फ्री कर दिया। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा। तो होगा क्या, वाट्स आइस की लिक्विड में चेंज होने की रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो गया यहां पर, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इंक्रीज हो जाती है। ये काम का कंसेप्ट है। मैं इसको सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूं कि मान लो मेरे पास आइस का इतना बड़ा क्यूब है और उसके ऊपर मैं मेरा अंगूठा ले जाऊं बीच में और उसको दबाऊं, तो मैं क्या काम कर रहा हूं, उस किसी पर्टिकुलर पोर्शंस में मैं मेरे थंब से प्रेशर बढ़ा रहा हूं। तो होगा क्या, वहां की जो आइस है वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। जो बाकी जो पूरा आइस का ब्लॉक है वहां सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जहां मैंने अपना थंब से प्रेशर लगाया था वहां एक छोटा सा प्रेशर से छेद बन जाएगा, वो उसका जो लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा जहां मैंने अंगूठा लगाया है। क्यों हुआ नीचे, क्योंकि वहां प्रेशर लगाने से आइस की मेल्ट होने का जो रेट है वो इंक्रीज हो गई है। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, ताकि मेल्टिंग होने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये वॉल्यूम फ्री वाला, ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। ये तो हुआ पहला कंसेप्ट हमारे। अब मैं लगाता हूं इसी पर प्रेशर के बाद टेम्परेचर का इफेक्ट। यहां लिखता हूं बच्चों, सेकंड इफेक्ट में यहां लिख रहा हूं। सेकंड क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये सिंपल इफेक्ट है। हमें मालूम है कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो ये जो आइस है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये हीट कौन सी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो यानी ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस है एंडोथर्मिक है ये, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक है। ये तो आसान है, हमें मालूम है कि यदि आइस मेल्ट हो रहा है हम उसे गर्म कर दें तो आइस जल्दी मेल्ट हो जाएगा। बस ये यही कंसेप्ट है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो ये कौन सी रिएक्शंस करेगा, वो करेगा जहां टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी ये टेम्परेचर्स को कम करेगा। और ये रिएक्शंस कौन सी है, नहीं हम टेम्परेचर्स को बढ़ा दें तो ये क्या काम करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर होगा, उधर होगा जहां टेम्परेचर कम हो रहा है। यानी कौन सी रिएक्शंस, यानी टेम्परेचर कम कब होगा, जब कोई टेम्परेचर ले, यानी कौन सी रिएक्शंस होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी। एंडोथर्मिक में कौन सी रिएक्शंस एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का जो रेट है वो ज्यादा हो जाएगा बैकवर्ड से, यानी मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। अब ये हमारे पास खत्म हुआ आइस वाटर के इक्विलिब्रियम में। अब आते हैं बच्चों हम वाटर वेपर के इक्विलिब्रियम में। उसके बाद वो लास्ट हमारा है, इसे रिमूव कर रहा हूं बच्चों में और किस में आ रहा हूं, वाटर वेपर में। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वाटर वेपर में। क्या हम इन्हीं दो कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, प्रेशर्स का और टेम्परेचर का। तो अगला हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम है, सेकंड नंबर है वाटर वेपर इक्विलिब्रियम। यानी ये है H2O लिक्विड और ये है H2O गैस, इनके बीच का इक्विलिब्रियम। सिंपल है, यहां ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मैं एक कंसेप्ट बता देता हूं, उसका रिवर्स हम लोग पढ़ लेंगे। हम यदि प्रेशर्स को बढ़ा दें आफ्टर, या फिर लिखता हूं एक लाइन लिख देता हूं, ध्यान रखना हम जो बढ़ा रहे हैं वो कब बढ़ा रहे हैं, आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया और हमने क्या काम किया, हमने प्रेशर्स को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ेगा, यहां देखें, ये मान लो कंटेनर है और यहां तक इसमें क्या है, H2O है, वो पानी है लिक्विड वाला, और ये कंटेनर क्लोज है। तो यहां कौन है, ये वाटर की वेपर है, ये गैस लिख देता हूं इसको। हमने क्या काम किया, प्रेशर्स को बढ़ा दिया। तो हम क्या काम करें, प्रेशर्स, ये जो प्रेशर्स लगा रही है यहां पर, इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर।
और हम क्या काम करें, इस पिस्टन को, मान लो ये पिस्टन है फ्रिक्शनलेस, इस हम पिस्टन को यहाँ से यहाँ ले आए, इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ ले आए, तो ये सारी जो वेपर के पार्टिकल्स जो यहाँ है वो सारे यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ आते हमने क्या काम किया, प्रेशर्स को बढ़ा दिया। समझना, जो हम इस पिस्टन को यहाँ से कहाँ ले आए, इस सेकंड लेवल पे ले आते हैं, यहाँ से हम यहाँ ले आए, इसे यहाँ ले आए, इस पिस्टन्स को यहाँ से यहाँ ले आए, तो यहाँ की जो वेपर थी वो यहाँ आ जाएगी अब। और यहाँ आते ही अब जो प्रेशर्स लगेगा वो, ये जो वेपर प्रेशर्स लग रहा है ये ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया, तो अब वेपर प्रेशर जो लगेगा ये वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या काम करना है, हमने इस पिस्टन्स को नीचे लाए, प्रेशर्स बढ़ाया, प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, हमने प्रेशर्स बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन इन विच प्रेशर डिक्रीजेज। प्रेशर जहां डिक्रीज हो जाएगा उस डायरेक्शन में जाएगा। प्रेशर कब डिक्रीज हो जाएगा, जब ये जो वेपर बनी हुई है ये कम हो जाए, तो ये कम हो जाएगी तो जो प्रेशर लगा रही है वो भी कम हो जाएगा। नहीं, वेपर कम बने यानी ये कम बने, यदि ये कम बनेगी तो वेपर प्रेशर्स भी कम हो जाएगा। यदि ये कम बने इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा हो, ये कम बनेगी तभी जब फॉरवर्ड रेट कम हो जाए, बैकवर्ड रेट ज़्यादा हो जाए, तो होगा क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड से। इससे क्या होगा कि जो वाटर लिक्विड में उसका सॉलिड में चेंज होने की रेट कम हो जाएगी। वेपर देखो हमने प्रेशर्स बढ़ाया था तो ये इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां शिफ्ट होने से प्रेशर्स कम हो जाए, यानी ये वेपर कम बननी चाहिए, तभी तो वेपर प्रेशर्स कम लगेगा। और ये वेपर कम बनने का मतलब H2O गैस कम हो जाए। ये कम कब होगी, जब ये इसमें चेंज हो जाए, यानी कौन किसका रेट बढ़ जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शंस का। तो क्या कंसेप्ट आया कि यदि प्रेशर्स बढ़ा दें तो वाटर का वेपर में चेंज होने की रेट कम हो जाती है। याद रखना, ये कंसेप्ट मैं बहुत जगह जोड़ सकता हूं, मैं इसको वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के साथ जोड़ सकता हूं, लेकिन हम वहां उतना डीप नहीं जा रहे बच्चों अभी। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड, चेंज इन इफेक्ट ऑफ प्रेशर्स के बाद अगला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सिंपल है, हमें मालूम है कि हम टेम्परेचर्स बढ़ाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ, लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तो यहाँ पर भी हीट का रोल है। ये वाटर जो है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एब्जॉर्ब करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और ये इसमें चेंज होता है। ये प्रोसेस कैसा हुआ फिर हमारे पास, ये प्रोसेस हुआ है एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब सिंपल सा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कब, यही लाइन वापस, आफ्टर इक्विलिब्रियम। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होने पर टेम्परेचर कम हो जाए। कम कैसे होगा, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कौन सी रिएक्शंस होगी, एंडोथर्मिक होगी। हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, शिफ्ट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ये रिएक्शंस फॉरवर्ड रिएक्शंस। तो फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट ज़्यादा हो जाएगा बैकवर्ड से। सिंपल सा कंसेप्ट है, वाटर को गर्म करोगे तो वाटर जो है उसकी वेपर ज़्यादा बनेगी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शंस की रेट बढ़ जाएगी। और ये इसी के साथ क्या खत्म हुआ हमारे पास बच्चों, ली चार्टेलियर प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशंस। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आप 3 काम जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चों।